नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ लाभ हो सके। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और कमेंट्स भी नहीं करते हैं। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या फर्स्ट ही है ये। जो ये पिछली वीडियो का जो छूटा हुआ भाग था वही क्वेश्चन लिया गया है। और यह किस पुस्तक से लिया गया मैं बता दूं, वस्तुनिष्ठ हिंदी पूरन चंद्र टंडन की बुक से लिया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में इसका छोटा सा पार्ट मैंने पढ़ाया था, तो उसके आगे वाला पार्ट यह है। तो वहाँ से हम देखते हैं सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाते हैं हरिशंकर परसाई। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है सदाचार का ताबीज किसके इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हो जाते हैं और यह व्यंग्यात्मक लेख है। अगला क्वेश्चन है भूमि दर्शन की भूमिका। भूमि दर्शन की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाता है टी रेणु जी हैं। अगला प्रश्न है रूपाभ मासिक पत्रिका। रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा टू 1938 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रकृत का सुकुमार कवि। ये तो आप देख लीजिए हर परीक्षा में हिंदी से जितने क्वेश्चन आते हैं, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो कोई भी हो परीक्षा, तो उसमें जो है अक्सर ये प्रकृत का सुकुमार कवि पूछा ही जाता है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू पंत जी को कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। अगला प्रश्न है तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए और तुलसी जी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ने से तुलसी जी के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके बारे में पता लगता है। लेकिन तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम थे तुलसी जी का पहला महाकाव्य। तुलसी जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। अगला प्रश्न है मंत्र विद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के जितने भी उपन्यास हैं महत्वपूर्ण हैं, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है दिनमान। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? तो दिनमान पत्रिका के संपादक हो जाते हैं अज्ञेय जी। दिनमान पत्रिका और प्रतीक पत्रिका ये अज्ञेय जी है, इसके संपादक अज्ञेय जी ही हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस साहित्यकार को पद्य भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा टू मैथिली शरण गुप्त को पद्य विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई की भूमिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहारी सतसई की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू पद्य सिंह शर्मा। अगला क्वेश्चन है यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी हैं? यशपाल अधिकांशतः किस तरह की कहानियां लिखे हैं? तो आंसर हो जाएगा टू
साम्यवादी कहानियां अधिकांश से लिखे हैं यशपाल जी। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कंकाल। कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई है? भारतेंदु युग, छायावाद, द्विवेदी काल या रीतिकाल? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, छायावाद में हुई है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। छायावाद कवियों में जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 4 कवि छायावाद के। इन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत और निराला जी, छायावाद के 4 स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, गांधीवाद से प्रभावित है। रंगभूमि उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, ये आपको याद होना चाहिए। और रंगभूमि का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पात्र है जो हमेशा पूछा जाता है, सूरदास। सूरदास रंगभूमि का पात्र है, आपको याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 1982 में किसको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को दिया गया था, यामा रचना के लिए। उनकी कृति थी यामा। यामा पर 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य ने मनोनीत किया था? शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य ने मनोनीत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार ने। अगला प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई का जितने भी व्यंग्यात्मक निबंध हैं, उपन्यास हैं, कुछ भी हैं, उनके जितनी भी रचनाएं हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हरिशंकर परसाई का निबंध, ये जो जितने भी निबंध हैं आपको याद होने चाहिए। ये व्यंग्यात्मक निबंधकार के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव जी हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध के किस ग्रंथ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा C3, पारिजात ग्रंथ से ली गई है स्वर्ग की कल्पना कविता। अगला प्रश्न है, श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था श्याम सिंह शशि को। अगला प्रश्न है, कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? कतकी पूनो कविता के रचयिता कौन है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा 1, अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी की जितनी भी कविता है बहुत अच्छी कविताएं हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और अज्ञेय जी से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आपको याद होना चाहिए अज्ञेय जी के निबंध, अज्ञेय जी की कविता, अज्ञेय जी के उपन्यास कौन कौन से हैं, उसको नोट डाउन करके याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है? जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है? तो आंसर हो जाएगा 2, रत्नसेन। और रत्नसेन किसका प्रतीक माना जाता है? तो मन का प्रतीक माना गया है रत्नसेन।
अगला प्रश्न है, विषयी प्रधान काव्य किसे कहा जाता है? विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? विषयी प्रधान काव्य को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2, प्रगति काव्य कहते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।